गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, अब तक आप पढ़ चुके हैं प्रबंध विज्ञान के रूप में। इसमें मैंने आपको विज्ञान की कुछ विशेषताएं बताई थी। जैसे विज्ञान की मैंने आपको उसमें 3 विशेषताएं बताई थी क्रमबद्ध ज्ञान के समूह के रूप में, कि विज्ञान एक क्रमबद्ध ज्ञान है, उसका एक समूह है, उसके अनुसार विज्ञान कार्य करता है। जैसे उसमें मैंने एक उदाहरण आपको दिया था कि पेड़ से सेब का गिरना गुरुत्वाकर्षण के बल के सिद्धांत पर आधारित है। इसी ये विज्ञान है ना। तो ये क्रमबद्ध ज्ञान का समूह है। इसी तरह दूसरी हमने विशेषता पढ़ी थी परीक्षण पर आधारित है। विज्ञान के जितने भी सिद्धांत होते हैं उन वो परीक्षणों पर आधारित होते हैं, यानी उनका समय समय पर अवलोकन किया जाता है अलग अलग देश काल परिस्थितियों में। उनमें सभी में एक समान उसके रिजल्ट्स यानी परिणाम प्राप्त होते हैं। तो ये परीक्षण पर आधारित होते हैं। व्यापक वैधता पाई जाती है, यानी ये सार्वभौमिक होते हैं, एक सब जगह एक समान रूप से इनका उपयोग किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जिन सिद्धांतों का उपयोग भारत में कुछ अलग अलग प्रकार से किया जाए या वही सिद्धांतों का उपयोग अमेरिका में कुछ अलग प्रकार से किया जाए। ये सभी वे सिद्धांत एक समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं, यानी इनमें सार्वभौमिकता पाई जाती है। तो इन विशेषताओं के आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि प्रबंध विज्ञान है। इस आधार पर ये कहा जा सकता है कि जो कुछ विज्ञान की हमने विशेषताएं पढ़ी, प्रबंध में भी ये कुछ विशेषताएं शामिल होती हैं। वे कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो प्रबंध में शामिल होती हैं? उनमें सबसे पहले हम बात करें, प्रबंध भी क्रमबद्ध ज्ञान का समूह है। जिस तरह से विज्ञान क्रमबद्ध ज्ञान का समूह है, उसी तरह से प्रबंध भी एक क्रमबद्ध ज्ञान का समूह है। अर्थात इसमें भी सिद्धांत और नियम कानून पाए जाते हैं, यानी बहुत सारे नियमों को इसमें शामिल किया जाता है जो कि समय समय पर विकसित हुए हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी ऐसे विषयों को शामिल किया गया है जिनके आधार पर प्रबंध के को क्रमबद्ध ज्ञान कहा गया है। अब वे कौन कौन सी ऐसे विषय हैं जिनको इसमें शामिल किया है? वे हैं आपके अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, गणित, है ना, मनोविज्ञान। ये सब बहुत सारे ऐसे शास्त्र हैं जिनका इसमें उपयोग किया गया है। उन शब्दावलियों को इसमें काम में लिया गया है, उन्हीं के आधार पर प्रबंध का विकास हुआ है। तो उस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि प्रबंध में जो विज्ञान की विशेषता है वो शामिल है। पहली विशेषता क्रमबद्ध ज्ञान के समूह के रूप में। तो इस आधार पर क्या कह सकते हैं कि हम प्रबंध विज्ञान है। दूसरी जो बात आती है वो है प्रबंध परीक्षण पर आधारित है। तो ये परीक्षणों पर आधारित है, तो इस आधार पर प्रबंध के सिद्धांतों का समय समय पर क्या किया गया है? परीक्षण किया गया है। जितने भी सिद्धांत बनाए गए हैं, आगे के चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा प्रबंध के सिद्धांतों के बारे में। तो वो सिद्धांत जो हैं उनका अलग अलग परिस्थितियों में रख करके उनको उसी तरह से उनका भी परीक्षण किया जाता है, अवलोकन किया जाता है, जिस तरह से विज्ञान के सिद्धांतों का परीक्षण करके उनको अलग अलग जगहों पर रख करके उनके परिणाम जब एक समान आते हैं तो वो ज्ञान के रूप में माने जाते हैं। इसी तरह प्रबंध के सिद्धांतों का भी ऐसे ही परीक्षण कर करके और उनका विकास किया गया है। जब इनके रिजल्ट एक समान आते हैं तो इनको सिद्धांतों के रूप में माना जाता है। जैसा हमारी बुक में दिया गया है कि विभिन्न संगठनों में बार बार परीक्षण के एवं अवलोकन के आधार पर ये विकसित हुआ है, क्योंकि प्रबंध का संबंध मनुष्य मानवीय व्यवहार से है। इसलिए इन परीक्षणों के परिणामों का न तो सही भविष्यवाणी की जा सकती है और न ही ये प्रतिध्वनित होते हैं। इन सीमाओं के होते हुए भी प्रबंध के विद्वान प्रबंध के सामान्य सिद्धांतों की पहचान करने में सफल रहे हैं। इसमें डब्ल्यू टेलर आए हैं जिन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों और हेनरी फ्योल ने कार्यात्मक प्रबंध के सिद्धांतों का जो है प्रतिपादन किया था। तीसरा इसमें जो बात आती है वो है इसकी, जैसे इसमें दिया व्यापक वैधता। तो क्या व्यापक वैधता का जो ये विशेषता है वो इसमें शामिल है प्रबंध में? तो यहाँ यह बात करें हम, प्रबंध एक विशुद्ध विज्ञान की, जैसे विज्ञान एक विशुद्ध विज्ञान होता है, उसमें उसके जो सिद्धांत होते हैं वे विशुद्ध होते हैं, लेकिन प्रबंध में जितने भी सिद्धांत होते हैं वो विशुद्ध नहीं होते हैं और उनका उसी तरह से ना ही उनका उपयोग सार्वभौमिक होता है। क्योंकि जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं ये व्यक्ति के व्यवहार पर आधारित होते हैं। इनको अलग अलग व्यक्ति अपने अपने अनुसार उपयोग करता है, हर जगह इनका उपयोग भी अलग अलग होता है। तो इसमें सार्वभौमिकता का जो गुण विज्ञान के में पाया जाता है वो गुण इसमें नहीं पाया जाता है। तो इसमें एक ये जो विशेषता है ये इसके अंदर शामिल नहीं होती है। लेकिन अब इन सब के आधार पर क्या हम ये कह सकते हैं कि प्रबंध विज्ञान है?
तो बहुत सी विशेषताएं, 2-3 विशेषताओं में से 2 पाई गई हैं, 1 नहीं पाई गई है। इस आधार पर हम ये मान सकते हैं कि प्रबंध कला और विज्ञान दोनों हैं, क्योंकि कला की भी कुछ विशेषताएं इसके अंदर हैं, विज्ञान की भी कुछ विशेषताएं इसके अंदर शामिल हैं। इस तरह से इसको कला और विज्ञान दोनों माना गया है। प्रबंध के सिद्धांत विज्ञान के सिद्धांतों के समान विशुद्ध नहीं है, नहीं इनका उपयोग सार्वभौमिक होता है, परिस्थितियों के अनुसार संशोधन किया जाता है, लेकिन ये प्रबंधकों को मानक तकनीक प्रदान करता है, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में प्रयोग में लाया जा सकता है। इन सिद्धांतों का प्रबंधकों को प्रशिक्षण देने एवं उनका विकास करने के लिए भी उपयोग किया गया है। तो ये थे बच्चों प्रबंध के मतलब हमने विज्ञान और कला के रूप में जो बात पढ़ी, इसकी विशेषताएं वो इसमें शामिल हैं। आगे जो हम नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे अगले दिन, ये प्रबंध के को एक पेशे के रूप में माना गया है। प्रबंध क्या एक पेशा है? उससे पहले कि हम प्रबंध की विशेषताओं का अध्ययन करें, उससे पहले मैं आज आपको इतना सा और इसमें बता देती हूँ कि पेशा क्या होता है, पेशे से क्या अभिप्राय। पेशा देखिए एक व्यक्ति जिसमें कुछ विशिष्ट योग्यता होती है, उस विशिष्ट योग्यता के आधार पर वो जो अपनी सेवाएं प्रदान करता है वो उसका पेशा कहलाता है, और वह व्यक्ति पेशेवर व्यक्ति कहलाता है। जैसे एक डॉक्टरी की पढ़ाई करता है, वो चिकित्सक यानी हिंदी में, तो वो चिकित्सा की क्या करता है, अध्ययन करने के पश्चात उसमें विशिष्टता हासिल करता है, और उस विशिष्टता के आधार पर वो क्या प्रदान कर रहा है, सेवाएं प्रदान करता है, और उन सेवाओं के बदले में वो क्या प्राप्त करता है, फीस प्राप्त करता है पारिश्रमिक के रूप में। अब इसका अभिप्राय ये हो गया कि जैसे व्यापार में व्यापारी अपने व्यापार को अपनी आने वाली पीढ़ी को प्रदान कर सकता है, सौंप सकता है, हस्तांतरित कर सकता है, लेकिन पेशेवर व्यक्ति अपने पेशे को अपने पीढ़ियों को उसको हस्तांतरित नहीं कर सकता है, ये पेशा कहलाता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।